नमस्कार, प्रिया शंकर एकेडमी में मैं प्रिया श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिया शंकर एकेडमी उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस एकेडमी में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसके साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर आधारित करंट विषय का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाने वाली हिंदी भाषा का अध्ययन भी इसी एकेडमी पर कराया जाएगा। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला को जारी रखते हुए हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल के भाग 1 को। इससे पहले के अध्यायों से संबंधित वीडियोस आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। अगर हम देखें तो गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त होता है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय और बहुत सारे राजा आते हैं जो काफ़ी हद तक गुप्त साम्राज्य को संभालने का काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगता है और परवर्ती गुप्त आते हैं, जिनमें से भानुगुप्त, बुद्धगुप्त, लेकिन वह भी गुप्त साम्राज्य को वह प्रतिष्ठा नहीं दिला पाते हैं और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगता है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में कुछ शासकों का उदय होता है और ऐसे ही शासकों में हम देखते हैं वल्लभी के मैत्रकों को, मालवा के यशोधर्मन को, मगध और मालवा के उत्तर गुप्त को, कन्नौज के मौखरी वंश को और बंगाल का जो गौड़ वंश है उनको। आइए अब देखते हैं वल्लभी के मैत्रकों के विषय में। तो वल्लभी के जो मैत्रक हैं उनका संस्थापक है भट्टार्क, और यह जो वल्लभी के मैत्रक हैं वो गुजरात के वल्लभ क्षेत्र में विस्तृत हैं। भट्टार्क के बाद राजा बनता है ध्रुवसेन प्रथम और उसके बाद राजा बनता है ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन माना जाता है। वल्लभी विश्वविद्यालय इस समय का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और इसके जो प्रसिद्ध आचार्य थे वह थे गणभूति और स्थिरमति। तो ये था आपका वल्लभी के मैत्रकों के विषय में। इतनी ही जानकारी आपके लिए काफ़ी है। ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में व्यापक नहीं था और कोई इसका विशिष्ट इतिहास नहीं है, तो इतनी बातें इसके लिए पर्याप्त हैं। अब देखते हैं मालवा के यशोधर्मन के विषय में, और इसका जो समय है वो 530 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इसके विषय में जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है, जिसमें इसे चक्रवर्ती राजा कहा गया है और मंदसौर अभिलेख में ही इसका नाम जैनेन्द्र मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका पूरा नाम जैनेन्द्र यशोधर्मन होगा और इसका जो संबंध है वो औसिकर वंश से जोड़ा जाता है। राय चौधरी, जो कि बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, वह यह कहते हैं कि ये जो यशोधर्मन था उसका जो उदय था वो एक तारे के रूप में होता है और ये बहुत यशस्वी बन जाता है बहुत कम समय में ही, और बहुत अच्छी विजयें और अपना साम्राज्य बहुत अच्छा सा विस्तृत करता है। तो चमकते तारे की तरह इसका उदय होता है। और इसके साथ यह भी कहते हैं कि यशोधर्मन ने बालादित्य के पुत्र वज्र को मार डाला और पुंड्रवर्धन के दत्त वंश का विनाश कर दिया। यशोधर्मन के साम्राज्य की अगर बात करें तो इसका साम्राज्य पूर्व में लोहित्य नदी से लेकर, जिसे लोहित नदी भी कहते हैं, और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे असम में लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। तो यशोधर्मन का जो साम्राज्य है वो पूर्व में लोहित्य नदी से लेकर पश्चिम में समुद्र तक विस्तृत था और उत्तर में यह हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक विस्तृत था। तो इसका साम्राज्य काफी ज्यादा भाग में विस्तृत था। अब देखते हैं मगध और मालवा के उत्तर गुप्त के विषय में। तो अगर हमने देखा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मालवा में तो यशोधर्मन का साम्राज्य चल रहा है। फिर ये कहाँ से आ गए कि मालवा के उत्तर गुप्त या मगध के उत्तर गुप्त? तो जब यशोधर्मन का साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगता है या फिर यशोधर्मन का जब पतन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद मगध और मालवा पर उत्तर गुप्त आते हैं और ये जो उत्तर गुप्त हैं वो पूर्व गुप्त से अलग हैं और इसका जो संस्थापक है वह है कृष्णगुप्त। प्रमुख राजा है देवगुप्त और आदित्य सेन।
तो आइए अब देखते हैं देवगुप्त के विषय में कुछ जानकारियों को। काफी महत्वपूर्ण राजा है ये इस समय का, काफी षड्यंत्रकारी भी है, खतरनाक भी है एक तरीके से। तो ये जो देवगुप्त हैं इसके पिता हैं महासेन गुप्त, और जो देवगुप्त है उसके विषय में जानकारी हमें मधुवन अभिलेख और बंसखेड़ा अभिलेख द्वारा मिलती है। देवगुप्त ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी और फिर जो है ये अपने राज्य को मालवा में अच्छे से विस्तृत करता है। देवगुप्त जो गौड़ वंश का शासक है शशांक, उससे मित्रता कर लेता है और फिर देवगुप्त और शशांक दोनों मिलकर मौखरी वंश नरेश गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं। यह गृहवर्मन हर्षवर्धन की जो बहन है राज्यश्री, उसका पति है, यानी ये जो गृहवर्मन है वो जीजा है, ठीक है, हर्षवर्धन का। फिर क्या होता है, गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं दोनों मिलकर। पहले देवगुप्त शशांक से मित्रता करता है, फिर शशांक और देवगुप्त दोनों मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये जो शशांक है वह राज्यवर्धन को, जो कि हर्षवर्धन का बड़ा भाई है, उसको देवगुप्त के विरुद्ध भड़काता है और देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, बचा कौन, बचा अब शशांक। भाई देवगुप्त तो मर गया। फिर शशांक क्या करता है, अब धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है, मतलब राज्यवर्धन को धोखा देकर उसकी हत्या कर देता है। अंततः हर्ष के द्वारा शशांक को पराजित कर दिया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि हर्ष ने इसी शशांक की वजह से अपने जीजा को भी खोया था गृहवर्मन को, और अपने बड़े भाई को भी खोया था। तो इस वजह से ये काफी बौखला उठता है और फिर शशांक को पराजित कर उसकी हत्या कर देता है। अब देखते हैं यहाँ पर देवगुप्त को तो मैंने देख ही लिया है, मतलब आप लोगों ने देखा कि ये क्या करता है। उसके बाद अब देखेंगे आदित्य सेन को। तो इसका समय 655 से 675 ईस्वी के आसपास बताया जाता है और इसने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यह वैष्णव धर्म का उपासक था और इसके समय में ही चीनी राजदूत वांग वेन से आया था, और ये जो वांग वेन से था वह 2 बार भारत आया था। बोधगया में वांग वेन से ने मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं कन्नौज के मौखरी वंश को। तो जो कन्नौज का मौखरी वंश है उसके संस्थापक थे हरिवर्मा और 510 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। यह गुप्तों के सामंत थे, यानी ये जो कन्नौज के मौखरी थे या मौखरी जो थे वो गुप्तों के सामंत थे। मूलतः यह गया के निवासी थे और शैव धर्म के उपासक थे। इस वंश के प्रमुख शासक हैं आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और गृहवर्मा। मालवा के यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात आर्यावर्त का शासन मौखरियों के हाथ में आ जाता है। मौखरियों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कन्नौज स्थानांतरित की और कन्नौज को इन्होंने महोदय नगर नाम दिया। सर्ववर्मा द्वारा मगध की विजय की गई। ईशान वर्मा इस वंश का एकमात्र ऐसा शासक है जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। गृहवर्मन या गृहवर्मा जो था उसकी हत्या देवगुप्त के द्वारा कर दी जाती है, और ये जो कथा है कि देवगुप्त और शशांक मिलकर मौखरी वंश नरेश गृहवर्मन की हत्या कर देते हैं, तो ये सारी जो कथा है यह हर्षचरित जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है उसमें मिलती है। मौखरी वंश की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है या जो सबसे बड़ा योगदान है वो यह है कि मौखरी वंश ने उत्तर भारत को हूण आक्रमणों से बचाया था। अब देखते हैं बंगाल के गौड़ वंश के विषय में। तो इस वंश का प्रमुख शासक है शशांक और शैव धर्म का यह उपासक है, चूंकि इसके सिक्कों पर शिव और नंदी का अंकन मिलता है। शशांक ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और इसके साथ ही पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे बुद्ध के पदचिन्ह वाले पाषाण को भी गंगा में फेंकवा दिया था। कुशीनगर के बौद्ध विहारों से इसने बौद्धों को भगा दिया
और इन सब बातों का उल्लेख मिलता है मंजूश्री मूलकल्प में, और यह एक ग्रंथ है। और मंजूश्री मूलकल्प में ही शशांक को बौद्ध द्रोही कहा गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बौद्ध द्रोही शशांक को कहा गया है, जो कि गौड़ वंश का प्रमुख शासक है। और इसने बौद्ध अवशेषों, स्तूपों, विहारों और समाधियों को भी जला दिया था। तो एक तरीके से देखें तो ये जो बौद्ध धर्म है उसके काफी खिलाफ नजर आता है और काफी निकृष्ट काम करता है। इस तरीके का जो काम है कि आप शासक हो और ऐसे काम कर रहे हैं कि आप पूरे धर्म को ही पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। बौद्ध धर्म तो अहिंसा में विश्वास करता है, वो बहुत शांति प्रिय धर्म है, उसके बावजूद आप जबरदस्ती विहारों को तोड़ फोड़ रहे हैं और जो बुद्ध के पद चिन्ह वाले पाषाण हैं उसको गंगा में बहा रहे हैं। बोधि वृक्ष जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को ही कटवा दिया। तो इस तरह के बहुत ही घृणित काम ये करता है। तो काफी निकृष्ट राजा है ये। अब देखते हैं पंजाब के हूणों को। तो पंजाब के हूण मध्य एशिया के निवासी थे और सर्वप्रथम चीन की यूची जाति को हूणों ने पराजित किया था। इसके बाद ये भारत पर आक्रमण करते हैं और स्कंदगुप्त के द्वारा इन्हें पराजित किया जाता है। इसके बाद हूणों का दोबारा आक्रमण होता है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं पंजाब के हूणों के विषय में और हर्षवर्धन के विषय में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। तो हम पढ़ रहे थे कि पंजाब के जो हूण थे वह मध्य एशिया की बर्बर और खाना बदोश जाति थे, जिन्हें स्कंदगुप्त पराजित करता है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों का एक बार फिर से भारत पर आक्रमण होता है तोरमाड़ के नेतृत्व में, और इस बात का उल्लेख हमें एरण अभिलेख में मिलता है। तोरमाड़ के नेतृत्व में हूणों ने पवैया, साकल यानी सियालकोट, एरण एवं मालवा पर अपनी सत्ता स्थापित की। तोरमाड़ का एक पुत्र है मिहिरकुल, और तोरमाड़ अपने जीवन काल में ही मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। यानी अब तोरमाड़ के बाद जो शासक बनता है हूण का वह मिहिरकुल बनता है, और इसी मिहिरकुल को यशोधर्मन 530 ईस्वी के आसपास पराजित कर देता है। अब हम देखते हैं जितने भी हमने शासक पढ़े उनका शासन किन किन क्षेत्रों में था, एक बार नक्शे पे उसे देखते हैं। पुष्यभूति वंश का है हर्षवर्धन, जिसकी राजधानी है स्थानेश्वर या थानेश्वर, इसे हम अभी पढ़ेंगे। तो ये जो पुष्यभूति वंश है वह हरियाणा के क्षेत्र में विस्तृत था। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में कन्नौज का मौखरी वंश शासन किया करता था, और इसके प्रमुख शासक हैं ग्रहवर्मन। तो जो हर्षवर्धन की बहन है राजश्री, उनका विवाह इन्हीं मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से होता है। असम को उस समय कामरूप कहा जाता था, और पश्चिम बंगाल में गौड़ वंश का शासन था, और इसका प्रसिद्ध जो शासक है वो है शशांक। मालवा जो कहा जाता था वह वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है वह कभी मालवा हुआ करता था, और मालवा के जो उत्तर गुप्त हैं उनमें हमने पढ़ा कि देवगुप्त बहुत ज्यादा प्रमुख शासक के तौर पे उभरता है। तो मालवा के उत्तर गुप्तों में देवगुप्त का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। फिर दक्षिण में हमें चालुक्य वंश दिखाई पड़ता है, और इसका जो प्रतापी राजा है वो है पुलकेशिन द्वितीय। और जब हर्षवर्धन दक्षिण में अपनी विजय करने को चलता है या दक्षिण की ओर अपना शासन विस्तार करने की सोचता है, तब पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ही हर्ष को पराजित किया जाता है, और इस बात का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। आइए अब देखते हैं पुष्यभूति वंश को। तो पुष्यभूति वंश के विषय में जो स्रोत हैं जानकारी के वो हैं हर्षचरित और कादंबरी, जिसे बाणभट्ट ने लिखा। ह्वेनसांग जो कि हर्ष के समय में आया था, उसका यात्रा वृत्तांत सीयू की, और इसके साथ ही ऐहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय का है उसके माध्यम से, और कल्हड़ की राजतरंगिणी के माध्यम से हमें पुष्यभूति वंश के विषय में जानकारी मिलती है। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक है वो है पुष्यभूति,
और पुष्यभूति के बाद शासन करता है नरवर्धन। नरवर्धन के बाद शासन करते हैं राज्यवर्धन प्रथम, उसके बाद आदित्यवर्धन और उसके बाद प्रभाकर वर्धन शासन करते हैं। प्रभाकर वर्धन बहुत ही ज्यादा प्रतापी और योग्य शासक हैं और इन्हीं के 3 बच्चे होते हैं या इनकी 3 संतानें होती हैं। एक राज्यवर्धन द्वितीय जो इनका बड़ा पुत्र है, दूसरा हर्षवर्धन जो कि प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र है, और तीसरी इनकी पुत्री है राज्यश्री जिसका विवाह मौखरियों के वंश में होता है गृहवर्मन के साथ या गृहवर्मा के साथ, और इसीलिए इसे मौखरी रानी भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन इतने ज्यादा प्रतापी हैं या योग्य हैं कि वो अपने शासन काल में कई उपाधियां भी धारण करते हैं और बड़ी भयंकर भयंकर उपाधियां ये धारण करते हैं। इनकी एक उपाधि है हूण हरिण केसरी, यानी हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान खा जाते हैं ये। फिर सिंधु राज ज्वर, यानी सिंधु राज्य के लिए ज्वर यानी बुखार के समान। फिर गुर्जर प्रजागर, यानी गुर्जरों की नींद हराम करने वाला, ये भी उपाधि ये धारण करते हैं। और इसके बाद ये उपाधि धारण करते हैं गांधार धिप गंध द्वीप कूट हस्ती ज्वरो, यानी गांधार के राजा रूपी सुगंधि राज के लिए महान हस्त ज्वर या महामारी के समान। तो आप देख रहे हैं कि ये कितनी विशिष्ट प्रकार की उपाधियां धारण कर रहे हैं और उपाधि धारण करते हैं। और एक उपाधि है इनकी लाट पाट वपाट चरो, यानी चंचलता को नष्ट करने वाला। फिर उसके बाद ये मालव लक्ष्मी लता परशु नाम की भी उपाधि धारण करते हैं जिसका अर्थ है मालव की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान, यानी उस लता को काट के फेंक देगी कुल्हाड़ी, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मालव की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान, यानी ये मालवा पे भी अपनी दृष्टि रख रहे हैं कहीं ना कहीं, इस उपाधि से हमें पता चल रहा है ना। तो ये उपाधियां प्रभाकर वर्धन अपने शासनकाल में धारण करते हैं। इसके बाद राज्यवर्धन कुछ टाइम के लिए शासन करते हैं, फिर हर्षवर्धन आते हैं और राज्यवर्धन की हत्या हमने आपको बताई ही थी कि देवगुप्त के द्वारा पहले गृहवर्मन की हत्या की जाती है, ठीक है, जो कि मौखरी वंश के हैं और राज्यश्री के पति हैं, यानी हर्ष के ये जीजा हैं। उसके बाद जो देवगुप्त है उसने शशांक से दोस्ती कर ही रखी थी और अब देवगुप्त और शशांक क्या करते हैं कि गृहवर्मन की हत्या तो कर ही चुके हैं। ऐसे में अब शशांक राज्यवर्धन को भड़काता है, कहता है कि देखो देवगुप्त ने तुम्हारे जीजा की हत्या कर दी है, अब तुम उससे बदला लो जाकर। तो ये जो राज्यवर्धन है वो देवगुप्त को मार देता है। उसके बाद शशांक जो बंगाल के गौड़ वंश का शासक है, शशांक राज्यवर्धन को बुलाता है अपने पास और उससे धोखा देकर उसकी हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? राज्यवर्धन की। तो इस तरीके से देखें तो हर्ष के समय में जो हर्ष है वो कई चीजों से जूझ रहा है। जैसे पहले उसके जीजाजी की हत्या कर दी गई, गृहवर्मन की हत्या किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। उसके बाद शशांक के द्वारा उसके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। अब इधर गृहवर्मन की चूंकि हत्या हो चुकी है, जो बहन है वो भी कैद कर ली गई है और कैद से राजश्री जो है वो बाहर निकल जाती हैं और जंगलों में चली जाती हैं सती होने के लिए, ऐसा कहा जाता है। तो हर्ष के पास अब ये भी चुनौती है कि एक तरफ वो अपने भाई की मृत्यु का, जीजा की मृत्यु का बदला ले और अपनी बहन को भी ढूंढे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हर्ष जब 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में अपने राज्य को संभालता है तो उसके पास बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में हर्ष अपने राज्य को संभालता है। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में राजा बनता है। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि भाई
ग्रहवर्मन की अब जो है हत्या कर दी गई है। अब कन्नौज को भी तो कहीं ना कहीं संभालना है ना, क्योंकि भाई कन्नौज तो हर्ष के जीजा जी का क्षेत्र है, तो ऐसे में कोई और क्यों उस चीज को हड़प ले। इसलिए अब हर्षवर्धन थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित करता है। अगर हम देखें तो हर्ष के समय में यहाँ पे कई हमें साहित्यकार दिखाई पड़ते हैं, तो साहित्य की दृष्टि से जो इसका काल है वो बहुत ही उत्तम है। जैसे इस समय बाणभट्ट लिखते हैं हर्षचरित, और यह 8 भागों में विभक्त है बुक, यानी इसमें 8 अध्याय हैं, जिसमें 3 अध्यायों में बाणभट्ट की आत्मकथा है और 5 अध्यायों में हर्ष का वर्णन मिलता है, जैसे हर्ष का प्रारंभिक जीवन, हर्ष का राज्यारोहण, सैनिक अभियान हर्ष के, और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां उस समय की। फिर इन्हीं की दूसरी बुक है कादंबरी, जो कि संस्कृत साहित्य का श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, और इसमें हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। तो अगर हम ध्यान दें तो हर्षकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन हमें हर्षचरित से मिलता है, जो कि बाणभट्ट की ही है, और कादंबरी से हमें हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब कहते हैं कि हर्ष जिस तरीके से शासन करने में कुशल था, जितनी धार उसकी तलवार में थी, उतनी ही धार, उतनी ही तेजी, उतना ही जो सौष्ठव है वह हर्ष की कलम में भी था, यानी उसकी कलम भी तलवार जितनी ताकतवर थी। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि हर्ष ने 3 रचनाएं लिखी, एक प्रियदर्शिका, दूसरी रत्नावली और तीसरी नागानंद। जो प्रियदर्शिका और रत्नावली हैं वो प्रेम कहानियां हैं, और ये जो नागानंद है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित पुस्तक है। ठीक है, हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था। हर्ष के शासनकाल में उसकी सभा में हरिदत्त, जयसेन और मयूर नाम के जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो इसके दरबार में हुआ करते थे, और मयूर ने सूर्य शतक या मयूर शतक नाम की भी रचना की। ठीक है, ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री, वह हर्ष के समय में ही आया था। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के आसपास ये भारत में रहता है। तो एक तरीके से यह 7वीं शताब्दी में भारत आता है। 15 वर्ष तक यह भारत में रहता है और सीयूकी नामक यह यात्रा स्मरण लिखता है। भारत को ह्वेनसांग ने इंदु कहा। ठीक है, यानी ह्वेनसांग भारत को इंदु नाम से संबोधित करता था। ह्वेनसांग ने भी कई उपाधियां धारण की, जैसे युवानचांग, श्वानचांग, और ह्वेनसांग को ध्यान रखिएगा शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो अगर आए कि शाक्य मुनि की उपाधि किसने धारण की थी या शाक्य मुनि किसे कहते हैं, तो ह्वेनसांग को शाक्य मुनि कहते हैं। फिर यात्रियों का राजकुमार की भी उपाधि इसने धारण की। फिर इसने हर्ष को वैश्य बताया और शिलादित्य की उपाधि दी, यानी हर्ष की एक और उपाधि है क्या? शिलादित्य। ठीक है, तो हर्ष की एक और उपाधि है शिलादित्य, और ये उपाधि किसने दी? ये उपाधि दी ह्वेनसांग ने। फिर उसके बाद ह्वेनसांग ने हर्ष के द्वारा बुलाई गई कन्नौज की महासभा का भी वर्णन किया है, और हर्ष विभिन्न धर्मों के लिए एक विशाल सम्मेलन अपने शासन काल में आयोजित करता है, जिसे कन्नौज की महासभा नाम दिया जाता है। तो इस बात का वर्णन भी ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। इसके साथ ही हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग के संगम के समय प्रयाग की महामोक्ष परिषद का भी आयोजन करता था। तो इसका नाम होता था प्रयाग की महामोक्ष परिषद। उसका उल्लेख भी ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, और जब प्रयाग के संगम के समय प्रयाग की ये जो महामोक्ष परिषद होती थी उसमें हर्ष खूब दान दिया करता था। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में ये होती थी, ध्यान रखिएगा। फिर ह्वेनसांग ने कृषकों को शूद्र कहा है, और ह्वेनसांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य थे वह शालिभद्र थे। ह्वेनसांग ने बताया कि भारत
के जो घोड़े हैं वह अरब, ईरान और कंबोज से आते हैं, यानी भारत घोड़ों को अरब, ईरान और कंबोज से मंगवाता है, ऐसा ह्वेनसांग ने बताया। फिर हर्ष को कुछ विद्वान कहते हैं कि वह भारत का अंतिम हिंदू शासक था, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि एक तरीके से हम हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कह सकते हैं, लेकिन पूरे भारत का कहना उचित नहीं लगता है। तो इस तरीके से हमने देखे वल्लभी के मैत्रक, पंजाब के हूण, मालवा के उत्तर गुप्त, है ना, और हमने देखा पुष्यभूति वंश को। तो गुप्तोत्तरकालीन जो प्रमुख शासक थे वो आपको इस क्लास में बता दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं वो पढ़ेंगे और इसके साथ ही गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को भी देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।